हे हाय फ्रेंड्स, आज हम HDFC AMC की एनुअल रिपोर्ट को एनालाइज करने वाले हैं। तो एक 6 पॉइंट एनालिसिस में आप लोगों के सामने यहां पे प्रेजेंट करने वाला हूं। फर्स्ट पॉइंट होगा बिजनेस मॉडल एंड की हाइलाइट्स ऑफ HDFC AMC। देन सेकंड होगा डायरेक्टर्स रिपोर्ट। थर्ड होगा मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। फोर्थ होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फिफ्थ होगा फ्यूचर आउटलुक एंड लास्ट होगा ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो उसको एक अच्छी तरीके से एनालाइज हम यहां पे करेंगे। तो बिजनेस मॉडल एंड की हाइलाइट्स में AMC बिजनेस एग्जैक्टली कैसे काम करता है, रेवेन्यू कहां से जनरेट करता है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या ऑफर करता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो बिजनेस मॉडल की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो दो मेन रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती है AMC बिजनेस की। फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। जो एक्सपेंस रेशियो कंपनी चार्ज करती है तो वहां से ये फीस आती है। और दूसरा होता है PMS एंड अदर एडवाइजरी सर्विसेज फीस। सो नॉर्मली अगर AMC बिजनेस में हम देखते हैं तो इस पे जो फोकस है कंपनीज का ये थोड़ा सा कम होता है। स्पेसिफिकली अगर HDFC AMC की हम यहां पे बात करते हैं सो दैट पर्टिकुलर परसेंटेज इज क्वाइट लो, जो हम डिस्कस करेंगे यहां पे। तो यहां फर्स्ट जो उनका रेवेन्यू मॉडल है वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस फ्रॉम मैनेजिंग दोज म्यूचुअल फंड्स, ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यहां पे रहा है। FY22 का अगर मैं नंबर यहां पे देखता हूं HDFC AMC के लिए, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 2103 करोड़ रुपीज में। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस रेशियो से जो फीस आती है मैनेजमेंट की, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की फीस कंपनी लेती है, उसके बारे में ये नंबर रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। और जो PMS एंड अदर एडवाइजरी सर्विसेज की फीस है HDFC AMC में, दैट इज क्वाइट मिनिस्कल 12.12 करोड़ रुपीस का वो नंबर है। लास्ट ईयर अगर FY21 का हम नंबर देखते हैं कि यहां पे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस है फ्रॉम म्यूचुअल फंड कितनी थी, सो दैट वाज 1839 करोड़ रुपीस। एंड एडवाइजरी PMS वाला जो सर्विसेज है वहां से 13.02 करोड़ की ये नंबर था। सो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की जो ग्रोथ रही है HDFC AMC की, दैट इज अराउंड 14%। इज इट रियली अ वेरी गुड ग्रोथ नंबर? नो, आई डू नॉट थिंक सो। और जब हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि ओवरऑल कंपनी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कैसे है, इक्विटी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कैसे है, कंपेयर टू दैट इंडस्ट्री के टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कैसे ग्रो हुए हैं, इक्विटी AUM कैसे ग्रो हुआ है, तो ये सारा कंपैरिजन भी हम यहां पे आज करने वाले हैं। सो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की अगर हम बात यहां पे करते हैं, सो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ FY22 का जो एनुअल रिपोर्ट में नंबर आया है HDFC AMC का, सो दैट नंबर इज 4.07 लाख करोड़ रुपीस। वैसे अभी ये नंबर 3 पोजीशन पे आ चुका है ये फंड हाउस। पहले ये नंबर 1 पोजीशन पे था, देन नंबर 2 पे गया एंड बाद में नंबर 3 पोजीशन पे भी ये फंड हाउस गया था। सो अगर लास्ट 4 सालों में FY18, 19, 20, 21 ये अगर बेस ईयर्स हम देखते हैं तो वहां से 12.06% का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ यहां पे HDFC AMC का रहा है। बट इसमें मेन AUM जो होता है वो इक्विटी AUM होता है, वहीं से तो पैसा कमाती है ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, क्योंकि एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स उनको कहा जाता है और एक्सपेंस रेशियो जो होते हैं इन फंड्स के वो हायर साइड में होते हैं। तो यहां पे एक्टिव इक्विटी AUM जो है कंपनी के पास वो है 1,99,000 करोड़ एंड 548 करोड़। सो 1.99 लाख करोड़ रुपीस का ये नंबर है। अगर CAGR टर्म्स में हम बात करते हैं यहां पे, so this number has grown by 15.84% since FY18. so last 4 सालों में ये ग्रोथ 15.84% की रही है। इसके बीच में एक बहुत खराब साल भी हमने देखा था FY20, जब कोविड was at its peak, at least फ्रॉम द फियर पॉइंट ऑफ व्यू। मार्केट में जो फियर आया था, इफ यू पीपल नो कि कैसे 13 से 15 ट्रेडिंग सेशंस में जो सेंसेक्स है या निफ्टी है वो 40% नीचे गए थे एंड दैट्स व्हाई इवन दी AUM आल्सो वेंट डाउन। सो 1.2 लाख करोड़ रुपीस तक ये AUM नीचे गया था इन FY20, बट वहां से 1.2 लाख करोड़ टू ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपीस तक ये AUM ऊपर आया है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। बट स्टिल जब मैं इंडस्ट्री के साथ इसको कंपेयर करूंगा जो उन्होंने खुद नंबर्स डिक्लेयर किए हैं,
तो वहां पे वो ग्रोथ कहीं ना कहीं कम नजर आता है। अब सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। ये जो पैसा होता है नॉर्मली ये रिटेल मनी होता है और रेगुलर बेसिस पे आता रहता है। इन अ वे फंड के पास नया पैसा आना, मार्केट में जो वोलेटिलिटी है उसका एडवांटेज मिलना, ये काफी अच्छा होता है। सो दिस नंबर एसआईपी नंबर फॉर एचडीएफसी एएमसी इज 1231 करोड़ रुपीस। मतलब मंथली बेसिस पे एचडीएफसी एएमसी के पास 1200 करोड़ रुपए के एसआईपी के अमाउंट्स आते हैं। अब लास्ट 4 इयर्स की हम बात करते हैं तो फ्रॉम 1153 करोड़ रुपीस टू 1231 करोड़ रुपीस, दिस इज नॉट अ वेरी गुड नंबर। मतलब ग्रोथ जितनी होनी चाहिए थी जो इंडस्ट्री की हुई है वैसी ग्रोथ यहां पे नहीं हुई है। अगर लाइव इंडिविजुअल अकाउंट्स की हम बात करते हैं, एचडीएफसी एएमसी के पास कितने हैं या फिर फोलियो नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 97.7 लाख। सो 97.7 लाइव इंडिविजुअल अकाउंट्स है एचडीएफसी एएमसी के पास, उतने कस्टमर्स उनके पास है। सो ये भी नंबर FY18 से फ्रॉम 80.5 लाख टू 97.7 लाख तक ऊपर आया है। देन डिजिटल ट्रांजैक्शंस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करेंगे, सो दिस नंबर इज एट 76%। द ट्रेंड इज राइजिंग, दो FY21 में जब कोविड आया था या पीक पे था, in that particular year digital transactions were 82% of the total transactions, but फिर से एक बार FY22 में ये नंबर थोड़ा सा नीचे गया है, but प्री कोविड के कंपैरिजन में this particular number has increased, so which is a positive sign. Individual share in AUM, मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का जो शेयर है HDFC AMC के टोटल AUM में, so that number is 62.4%। यानी 100 अगर उनके पास रुपए है तो उसमें से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने, रिटेल इन्वेस्टर्स ने या फिर एचएनआई इन्वेस्टर्स ने जो पैसा म्यूचुअल फंड में डाला है, दैट कंट्रीब्यूशन इज 62.4%। इट शोज द रिटेल पार्टिसिपेशन इज ऑन अ हायर साइड इन एचडीएफसी एएमसी, सो दैट्स देयर स्ट्रेंथ, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। प्लस एचडीएफसी का जो ब्रांड नेम है, ब्रांड वैल्यू है, वो भी काफी अच्छा है। अब एचडीएफसी एएमसी पैसे कैसे बनाता है या फिर एएमसी बिजनेस पैसे कैसे कमाता है, इसके बारे में समझेंगे। तो इन्वेस्टर्स का एक पूल होता है, पूल ऑफ मनी होता है, जहां पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पैसे डालते हैं, वो पैसा फंड मैनेजर के पास आता है। फंड मैनेजर देन अपनी रिसर्च टीम के साथ रिसर्च करके पोर्टफोलियो डिसाइड करता है, सिक्योरिटीज डिसाइड करता है, उन सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्ट करते हैं, उन सिक्योरिटीज में रिटर्न्स आ जाते हैं, उन रिटर्न्स में से या फिर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में से एग्जिट लोड का एक्सपेंस रेशियो कंपनी चार्ज करती है, दैट्स देयर इनकम। एंड फिर वो एनएवी में एडजस्ट करने के बाद एक्सपेंस रेशियो दे डिक्लेयर द एनएवीज, एंड द एनएवी जैसे बढ़ते हैं, जो रिटर्न्स आते हैं उसके हिसाब से वो रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिल जाते हैं। तो यहां पे एएमसी पैसे कैसे कमाता है, ये जो एयूएम बढ़ता जाता है, इस पे जो एक्सपेंस रेशियो उनको मिलता जाता है, दैट्स हाउ दे कीप ऑन अर्निंग द मनी। सो इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो, देन एग्जिट लोड। अगर एक साल के नॉर्मली एक्टिवली मैनेज्ड जो इक्विटी फंड्स होते हैं, एक साल के अंदर अगर आप लोगों ने पैसा निकाल लिया तो उसको एग्जिट लोड लगता है। तो वो एग्जिट लोड अगर आप देखोगे तो वो भी इन अ वे कंपनीज का अर्निंग होता है। एडवाइजरी फीस एंड पीएमएस फीस ये तो है ही, जहां से कंपनी पैसा यहां पे कमाती है। सो बट देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस ऑल्सो, जैसे कि फंड मैनेजर्स की टीम को मैनेज करना, रिसर्च टीम होना, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करना, सेल्स की टीम मैनेज करना, मार्केटिंग बजट्स होना, डिस्ट्रीब्यूटर्स के कमीशन वगैरह उनके रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना, तो ये भी खर्चे होते हैं। सो नेट नेट व्हाट वी हैव सीन इज अराउंड 0.25 to 0.5% के बीच में ऑन एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स, दैट इज द नेट इनकम दीज एएमसीज हैव कंपेयर्ड टू द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ये भी हमने यहां पे समझना चाहिए। अब कुछ की हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। यहां पे एचडीएफसी एएमसी का एयूएम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कौन से फंड्स में कितना पैसा है, ये सारी चीजें हम यहां पे बात करेंगे। एंड दीज ऑल दोज थिंग्स आर एनुअल रिपोर्ट में जो नंबर्स उन्होंने दिए हैं मार्च 2022 के, उसके हिसाब से ये सारा डेटा है। सो लिक्विड मनी मार्केट एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड में उनका 1.04 लाख करोड़ रुपीस है। गिल्ट फंड्स जो होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जो फंड्स होते हैं, वहां पे 1521 करोड़ रुपीस का एयूएम है। रिमेनिंग इनकम और डेट ओरिएंटेड स्कीम्स जो है वो 1.03 या 1.04 लाख करोड़ रुपीस का उनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है।
ग्रोथ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स अदर देन ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं, ये 1.15 लाख करोड़ रुपीस का AUM है। सो ये उनका मेन इनकम वाला पैसा है, जहां से दे चार्ज हायर एक्सपेंस रेशियोज, क्योंकि इक्विटी में ही हायर एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने की कैपेसिटी एएमसीज के पास होती है, बिकॉज दे कैन जनरेट दैट एक्स्ट्रा अल्फा, ज्यादा रिटर्न देने की कैपेसिटी इक्विटी एसेट क्लास ही यहां पे रखता है। ELSS में 9,358 करोड़ रुपीस है। हाइब्रिड, ये काफी पॉपुलर फंड्स है उनके, यहां पे भी एक्सपेंस रेशियो काफी अच्छा होता है, 74,427 करोड़ रुपीस है। सोल्यूशन ओरिएंटेड जो स्कीम्स है, जैसे कि रिटायरमेंट सोल्यूशन, चिल्ड्रन एजुकेशन सोल्यूशन, दीज काइंड ऑफ फंड्स आर देयर। तो वहां पे 8,318 करोड़ रुपीस का AUM है, यहां पे भी एक्सपेंस रेशियो अच्छा वो चार्ज कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स में 8,732 करोड़ रुपीस का AUM है, यहां एक्सपेंस रेशियो ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द मेन कंपटीटर ऑफ दीज AMCs। मुझे ऐसा लगता है कि दीज AMCs आर नॉट स्टिल रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ ETFs या इंडेक्स फंड्स। आने वाले समय में अगर किसी नए प्लेयर ने आके इस मार्केट को डिसरप्ट किया, तो मुझे लगता है अच्छा खासा AUM का शिफ्ट उन नए प्लेयर्स के पास, या फिर दोज एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो इसमें एक्टिव एलोकेशन लेने की कोशिश करेंगे, उन प्रोडक्ट्स को अच्छी तरीके से मार्केट करेंगे। सो दैट इज अ चैलेंज विच कैन कम फॉर दीज कंपनीज एग्जिस्टिंग, ये जो इनकम्बेंट्स है उनके लिए। गोल्ड ETF में 3,000 करोड़ रुपीज, अदर ETFs 1,600 करोड़ रुपीस, एंड FOF इन्वेस्ट मतलब फंड ऑफ फंड इन्वेस्टिंग ओवरसीज इज अराउंड 1,100 करोड़ रुपीस। तो ऐसा टोटल AUM की अगर हम बात करते हैं, सो 4,32,000 करोड़ रुपीस का ये टोटल AUM यहां पे नजर आता है। इन्वेस्टर बेस का ब्रेकअप अगर हम बात करेंगे, सो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 62.4% है, एंड नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है दैट इज 37.6% यहां पे दिख रहे हैं परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्योग्राफी वाइज अगर हम बात करते हैं, तो B30 एंड T30 मतलब टॉप 30 सिटीज में अराउंड 83.5% एलोकेशन वहां से आता है इनके पास AUM का, एंड 16.5% इज फ्रॉम B30, मतलब वो मतलब टॉप 30 के बाद वाली जो सारी सिटीज आती है, दोज आर कॉल्ड B30, मतलब बिलो टॉप 30 इन अ वे। सो टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स इनके पास 85 स्कीम्स है, इक्विटी ओरिएंटेड 26 स्कीम्स है, डेट ओरिएंटेड 48 स्कीम्स है, लिक्विड 2 स्कीम्स है, एंड अदर्स 9 स्कीम्स यहां पे कंपनी के पास अवेलेबल है। एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो 1,187 एम्प्लॉइज है कंपनी के पास। यूनिक इन्वेस्टर्स जो है कंपनी के पास वो 58 लाख है। लाइव अकाउंट जो है वो 99 लाख है। प्रेजेंस अक्रॉस डिफरेंट पिन कोड्स इज ऑलमोस्ट 99%, मतलब पूरे इंडिया को इन्होंने कवर किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स की अगर हम बात करते हैं, वो 75,000 प्लस है। डेट स्कीम का टोटल AUM इज अराउंड 46% ऑफ द टोटल AUM। सो इक्विटी पे फोकस ज्यादा है। HDFC AMC इज नोन फॉर देयर इक्विटी एलोकेशन, नो डाउट। सेगमेंट वाइज अगर हम ब्रेकअप यहां पे टोटल AUM का देखते हैं, सो 51.4% बिलोंग्स टू इक्विटी स्कीम्स, 32.1% belongs to debt schemes, 13.5% belongs to liquid schemes, and others में 3% आता है। अगर चैनल वाइज हम टोटल AUM का ब्रेकअप देखते हैं, तो बैंक से इनको पैसा आता है अराउंड 10.5%, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स से इनको पैसा आता है 27.8%, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं अराउंड 20.1%, एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में मतलब जो डायरेक्टली कंपनी के पास आके इन्वेस्ट करते हैं, दैट पर्टिकुलर परसेंटेज इज 41.6%। सो डेफिनेटली डायरेक्ट ने एक अच्छा खासा एलोकेशन यहां पे लिया है, बट ये नॉर्मली हमने देखा है कि ये एलोकेशन लिक्विड या डेट स्कीम्स में, डायरेक्ट स्कीम्स में ज्यादा होता है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वहां पे आके डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। अगर चैनल वाइज ब्रेकअप की हम यहां पे बात करते हैं, तो इक्विटी ओरिएंटेड जो AUM है उसका अगर हम बात करेंगे, सो 41.3% एलोकेशन जो आता है इक्विटी AUM में, वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से आता है HDFC AMC में। तो यहां पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स आर कंट्रीब्यूटिंग 23.3% towards the equity AUM.
डायरेक्ट इज अराउंड 21.9% एंड बैंक्स इनको कंट्रीब्यूट करते हैं 13.5% इक्विटी एयूएम की अगर हम यहां पे बात करते हैं। सो डेफिनेटली इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर स्टिल प्लेइंग अ बिग रोल फॉर द कंपनी। अब थर्ड जो पॉइंट है वो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट जो है, जिसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अपडेट्स एंड रेगुलेटरी चेंजेस के बारे में उन्होंने बोला है, तो वो हम यहां पे अभी देखते हैं। सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम अगर आप देखोगे FY22 में 20% से बढ़ा है टू 37.6 लाख करोड़ रुपीस। कितना? 37.6 लाख करोड़ रुपीस। तो यहां पे 2017-18 से अगर आप देखोगे फ्रॉम 17.55 लाख करोड़ रुपीस टू 37.57 लाख करोड़ रुपीस। तो डेफिनेटली HDFC AMC ने यहां पे टोटल इंडस्ट्री के एयूएम की ग्रोथ को अंडर परफॉर्म किया है। अगर इक्विटी एयूएम की बात करते हैं, सो फ्रॉम 6.28 लाख करोड़ रुपीस टू 18.08 लाख करोड़ रुपीस 5 साल में इतना ग्रोथ रहा है। सो डेफिनेटली 3 टाइम्स ऑलमोस्ट बढ़ा है। 5 साल का जो म्यूचुअल फंड एयूएम का ग्रोथ है 16.4% का है। डेफिनेटली इक्विटी का ग्रोथ इज ऑन अ हायर साइड बिकॉज नया पैसा भी आता है, प्लस जो एग्जिस्टिंग एयूएम है बिकॉज ऑफ द मार्केट रिटर्न्स वो पैसा भी एयूएम ऊपर जाता है। सो बट यहां पे एक अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस जो है वो एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी एयूएम में हमने यहां पे देखा है HDFC AMC में। सो डेफिनेटली HDFC AMC is lagging the kind of growth market is showing. Compared to that, HDFC AMC is not able to grow to that level. इक्विटी ओरिएंटेड एयूएम का जो ग्रोथ रहा है लास्ट 5 सालों में दैट इज 39%। तो इसमें रिटर्न्स भी आते हैं प्लस नया कंट्रीब्यूशन भी आता है। नॉन इक्विटी ओरिएंटेड एयूएम जो है वो 6% से बढ़ा है 19.5 लाख करोड़ रुपीस, थैंक्स टू दी फ्रैंकलिन सागा जो इन बिटवीन हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डेट एयूएम पे हुआ है अक्रॉस द इंडस्ट्री, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। 10 करोड़ फोलियोज को यहां पे अगर आप देखोगे लास्ट ईयर थे, बट वो अभी अराउंड 12.95 करोड़ तक जा चुके हैं। FY22 में एसआईपी के इनफ्लोज 12,328 करोड़ रुपीस का है, मतलब मंथली बेसिस पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 12,300 करोड़ रुपए एवरी मंथ नया आता है एसआईपी अकाउंट्स के। टोटल एसआईपी अकाउंट्स आर 5.28 करोड़, दिस इज अ बिग नंबर। एयूएम टू जीडीपी रेशियो अगर हम देखते हैं, सो इंडिया का एयूएम टू जीडीपी रेशियो है 16% का कंपेयर्ड टू अ ग्लोबल एवरेज ऑफ 74%। सो डेफिनेटली दिस शोज द पोटेंशियल कि ग्रोथ काफी अच्छी हो सकती है, बट एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने की कैपेसिटी भी ऐसी बढ़ेगी क्या? आई सीरियसली डाउट दैट। बाकी इक्विटी एयूएम टू मार्केट कैप की अगर आप बात करोगे तो 6% का एलोकेशन है सिर्फ म्यूचुअल फंड में कंपेयर टू द टोटल मार्केट कैप विज़ ग्लोबल एवरेज ऑफ 33%। तो यहां पे भी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ेगी आने वाले समय में इक्विटी स्कीम्स की, देयर इज नो डाउट। पेनिट्रेशन ऑफ फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स एज अ परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट्स अगर आप देखते हो तो वो सिर्फ 9% है। आई थिंक जो लेसन्स बीच में मिले थे डेट फंड्स में, एंड दैट्स व्हाई जो एक ग्रोथ होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई। इवन नॉन इक्विटी ओरिएंटेड एयूएम की ग्रोथ भी लास्ट 5 सालों में सिर्फ 6% की है, विज़ाविज़ इक्विटी की 39% की है। ये भी एक समझना होगा। और म्यूचुअल फंड के यूनिक इन्वेस्टर्स की अगर हम यहां पे बात करते हैं, सो 3.4 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स है म्यूचुअल फंड्स के। सो ओवरऑल तो अभी भी ये नंबर जो है वो काफी कम नजर आता है। अब देखोगे रिसेंटली जैसे डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स आर आई थिंक 8-9 करोड़ कुछ नंबर है, हो सकता है सून इट विल क्रॉस 10 करोड़ आल्सो। सो आई थिंक कंपेयर्ड टू दैट यूनिक इन्वेस्टर्स आर स्टिल लेसर ऑन इन म्यूचुअल फंड कैटेगरी, बट धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक एंथुजियाज्म जो है स्टॉक मार्केट का वो अगर थोड़ा कम होगा या फिर मार्केट थोड़ा स्लगिश रहेगा, थोड़े निगेटिव रिटर्न्स या फिर लॉसेस होंगे, तो आई थिंक पॉपुलैरिटी अगेन म्यूचुअल फंड की बढ़ सकती है। सो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अब कुछ रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो सेबी ने एक रूल बनाया है स्किन इन द गेम, जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज को, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को, रिसर्च एनालिस्ट को उन्हीं के स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। सो आई थिंक मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी और खुद का पैसा भी वहां पे मैनेज करने के लिए रहेगा। तो डेफिनेटली इट्स अ स्किन इन द गेम इज ऑलवेज अ गुड थिंग।
अब और कुछ डिटेल्स अगर आप बात करोगे तो FY22 के कुछ अपडेट्स है जिसमें HDFC AMC लॉन्च फर्स्ट एडिशन ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस फैक्ट शीट। तो फाइनली पैसिव पे थोड़े सी डिस्कशन शुरू हो चुके हैं कंपनी की तरफ से, बट फिर भी अभी भी एक हिचक नजर आती है ये जो पुराने AMCs है उनमें। फ्यूचर प्लान्स की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी वुड लाइक टू फर्दर एक्सपांड थीमेटिक पैसिव एंड इंटरनेशनल ऑफरिंग्स, जहां पे एलोकेशन जब हम AUM के बारे में बात कर रहे थे तो डेफिनेटली कम था। दे हैव आल्सो इनिशिएटेड efforts to launch alternative investment funds and will also build portfolio management services। तो ये दो प्रोडक्ट्स पे बिल्कुल ही फोकस नहीं है HDFC AMC का, but they don't want to lose on these things and that's why they're launching these two platforms या फिर उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी वो जल्द ही लॉन्च यहाँ पे करने वाले हैं। बाकी बहुत सारे NFOs भी FY22 में कंपनी ने लॉन्च किए थे, बट इंडेक्स पे एलोकेशन थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा था। निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, निफ्टी 100 इक्वल वेट हो, निफ्टी 100 इंडेक्स फंड हो या मल्टी कैप फंड हो, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड हो, तो एक अच्छे खासे फंड एलोकेशन यहां पे कंपनी की तरफ से होता हुआ हमने देखा है। सो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आई थिंक फोकस काफी ज्यादा है कंपनी का। सो पार्टनर्स के लिए ऐप हो या फिर इन्वेस्टर्स के लिए ऐप हो, ये सारी चीजें कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च की है। सो आई थिंक डिजिटल इज द फ्यूचर, देयर इज नो डाउट। इवन ट्रांजैक्शंस भी हमने जो देखे थैंक्स टू डिजिटल इनिशिएटिव्स दीज कंपनीज हैव टेकन, सो काफी स्मूथली इन कोविड टाइम्स द ट्रांजैक्शंस वर हैपनिंग, सो इट्स अ गुड थिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अब मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के बारे में यहां पे थोड़ा सा बात करेंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्लाइड। सो आउटलुक अगर आप देखोगे, सो इंडिया हैज मोर देन 50 करोड़ पैन होल्डर्स, उसमें से यूनिक इन्वेस्टर्स कितने 3.4 करोड़। तो आप पोटेंशियल देख रहे हो कि कितना ज्यादा है। मोर देन 3 करोड़ न्यू डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं सिंस मार्च 2020। कंपेयर टू दैट वो पेनिट्रेशन अभी तक म्यूचुअल फंड्स में नहीं आया है, बट एक बार लोग आ जाएंगे, कैपिटल मार्केट्स को इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, सो ऑटोमेटिकली अदर प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो डिजर्विंग है इन योर पोर्टफोलियो, दे हैव परफॉर्म्ड आल्सो वेल एंड दे प्रोवाइड यू अ वेरी गुड सॉल्यूशन आल्सो टू अचीव दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल आल्सो। सो आई थिंक डेफिनेटली गुड हेडरूम इज अवेलेबल इन दिस थिंग। टेलविंड्स की अगर हम बात करेंगे तो अंडर पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है म्यूचुअल फंड्स का। जब हम AUM की बात कर रहे थे कंपेयर टू द GDP, तो डेफिनेटली इट इज मच लोअर कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज। ग्रोइंग इन्वेस्टर अवेयरनेस है तो वो भी एक हेल्प कर रहा है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल, नेशनल हो या फिर ये जो नए ब्रोकर्स या नए एप्स आए ग्रो जैसे एप्स, तो वो भी काफी हेल्प कर रहे हैं। ईज ऑफ रीच भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ट्रांजैक्शंस थ्रू डिजिटलाइजेशन, ये भी एक बहुत बड़ा टेलविंड इस इंडस्ट्री को अवेलेबल है। राइज इन इंटरनेट एंड स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, आई थिंक इट्स क्वाइट इजी टू एग्जीक्यूट योर ट्रांजैक्शंस। कभी कभी ये एडवांटेज भी लगता है, कभी कभी लो मतलब डिसएडवांटेज भी होता है। लो डेटा चार्जेस इज ऑल्सो वन मोर टेलविंड, क्योंकि वी हैव सीन दैट कि जब से जियो के प्लान्स आए थे 2016-17, आई थिंक दैट वाज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर द इंडस्ट्री। यूट्यूब पे स्पेसिफिकली वी हैव सीन दैट। So I think similar kind of things will help in this mutual fund penetration also online की अगर हम बात करते हैं। अब growth drivers के बारे में बात करेंगे तो healthy savings rate of Indian households, more than 30% का वो savings rate है। So definitely financialization of savings में mutual funds will play an important role. Increased financial literacy and more awareness about capital markets and their benefits, फिर वो SEBI हो, NSE हो, BSE हो, I think everybody is trying to take those initiatives. Even AMFI की भी अगर हम बात करते हैं, so they have also started taking a lot of investor awareness initiatives. Efforts put in by regulators like AMFI, AMCs, distributors in educating investors, ये भी काफी अच्छा है. Further expansion of the asset management industry into B30 locations. So B30 locations में और ज़्यादा इसको पॉपुलर करने के लिए एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को अवेलेबल करवा के दिए जाते हैं, एंड दैट्स हाउ दे आर ट्राइंग टू पेनिट्रेट दिस टू फर्दर सिटीज, नॉट ओनली टॉप 30 सिटीज. टेक्नोलॉजी लेड इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसीज एंड कस्टमर एक्सपीरियंस, ये भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर यहाँ पे अवेलेबल नजर आता है. एंड ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स विथ लार्ज स्केल कैंपेन्स इंप्रूविंग आउटरीच. तो ये कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स है जो मैनेजमेंट ने बोले हैं डिस्कशन में, which they have said, so which is completely right.
नाउ स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज के बारे में बात अगर हम करते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड सॉल्यूशंस अक्रॉस एसेट क्लासेस केटरिंग टू द नीड्स ऑफ अ लार्ज डाइवर्स एंड ग्रोइंग कस्टमर बेस। तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारे सॉल्यूशंस तो प्रोवाइड किए हुए हैं, बट आई स्टिल फील द अपॉर्चुनिटीज आर ऑन अ हायर साइड। अगर ईटीएफ की बात करते हैं, पैसिव फंड्स की हम यहां पे बात करते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम से अगर हम यहां पे बात करते हैं, सो डेफिनेटली यहां पे और ज्यादा अच्छी चीजें कंपनी कर सकती है। इवन फ्रॉम एआईएफ एंड पीएमएस साइड ऑल्सो कंपनी इज थिंकिंग अ लॉट। सेट इंडस्ट्री बेंचमार्क्स अराउंड परफॉर्मेंस, ये भी एक इनकी प्रायोरिटी है। सो आई थिंक इट इज रिक्वायर्ड। सो भले वो बेंचमार्क हो या फिर कैटेगरी एवरेज हो, उसको बीट करके ही आप पॉपुलर बन सकते हो, बिकॉज नाउ डेज ऑनलाइन एनालिसिस इज अवेलेबल एंड वहां पे बहुत सारी चीजें मतलब में परफॉर्मेंस ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जहां पे इट्स नॉट ओनली ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स बट इवन कंसिस्टेंसी ऑफ दैट फंड, कैलेंडर ईयर रिटर्न्स वाइज वो फंड्स कैसे बीट कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रायोरिटी कंपनी ने यहां पे रखी है। अपहोल्ड इंडस्ट्री लीडिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। आई थिंक एचडीएफसी एएमसी बिलोंग्स टू एचडीएफसी ग्रुप, सो डेफिनेटली कॉर्पोरेट गवर्नेंस साइड में कोई भी कॉम्प्रोमाइज कंपनी की तरफ से नहीं होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इवन आई स्टिल रिमेंबर एक पेपर था जो डिफॉल्ट होता हुआ नजर आ रहा था, तो एचडीएफसी एएमसी ने अपनी बैलेंस शीट पे उसको लिया था एंड देन वो पैसा रिकवर किया, बट इन्वेस्टर्स को पैसा इमीडिएटली दे दिया था। सो दीज आर सम इनिशिएटिव्स व्हिच एचडीएफसी एएमसी हैज टेकन, सो डेफिनेटली दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द पॉपुलर एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया। Enhance distribution footprint by expanding physical network and leveraging state of the art digital assets। तो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी वो और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, प्लस टेक्नोलॉजी का यूसेज करके भी इन्वेस्टर्स को वो ऑनबोर्ड करना चाहते हैं। ये भी एक प्रायोरिटी कंपनी ने यहाँ पे रखी है। यूज एनालिटिकल कैपेबिलिटीज टू डीपर रिलेशनशिप्स विद क्लाइंट। ये मुझे लगता है दिस इज समथिंग मिसिंग इन दिस इंडस्ट्री, जो आई हैव हर्ड दैट कि बजाज म्यूचुअल फंड भी जल्दी लॉन्च होने वाला है। सो आई थिंक एनालिटिकल कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हो ना कि मतलब अगर 97 लाख यूनिक लाइव अकाउंट्स है कंपनी के पास, 56 लाख कुछ यूनिक इन्वेस्टर्स है कंपनी के पास, तो डेफिनेटली दिस इज अ बिग नंबर। तो अगर उस पर अच्छी तरीके से काम होगा, सो आई थिंक क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा वहां पे अवेलेबल हो जाती है। रिमेन प्रूडेंट एंड द सेम टाइम नॉट शाय अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर ग्रोथ। सो अगर कुछ मतलब अपॉर्चुनिटीज नजर आती है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कंपनी पीछे नहीं हटेगी, ऐसा कंपनी का यहां पे मानना है। अब नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करते हैं, सो 2115 करोड़ रुपीस का ये नंबर है, विच इज नॉट वेरी हाई। अगर 4 साल का ग्रोथ देखते हो तो 7.4% का ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, बट दैट नंबर हैज ग्रोन बाय 17.31% फ्रॉम 955 करोड़ रुपीस टू 1537 करोड़ रुपीस। सो इट शोज द एफिशिएंसी इज इंक्रीजिंग फॉर द कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 18.3% से यहाँ पे ग्रो प्रॉफिट बिफोर टैक्स has grown by 18.33% in last 4 years. Then profit after tax has grown by 20.42%, 722 crore rupees से 1393 crore rupees तक ये बढ़ा है। So definitely these numbers are encouraging. Revenue from operations have not gone up, but efficiency जो है वो कंपनी ने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे बढ़ाई है, and that's why profit after tax has grown by 20.42%. Return on equity की अगर हम बात करते हैं, so this particular number is going down 27% पे ये नंबर यहां पे नजर आ रहा है। डिविडेंड पर शेयर इज इंक्रीजिंग, सो अराउंड 42 रुपीस तक ये डिविडेंड पर शेयर लास्ट ईयर रहा था। अगर एनुअल एवरेज एओएम की बात हम यहां पे करते हैं तो ईयर ऑन ईयर इट हैज ग्रोन बाय 12.94%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज एओएम जो मैंने बोला था आपको, सो दैट नंबर इज 0.32%। लास्ट ईयर इट वाज 0.35%। सो ऑन एन एवरेज दे आर अर्निंग 0.32% ऑन द टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। दिस नंबर इज गोइंग डाउन एंड दिस इज नॉट अ पॉजिटिव ट्रेंड। तो आप समझ रहे हो कि जैसे जैसे एओएम भले ही बढ़ जाएगा, बट ये चार्जिंग कैपेसिटी जो है एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने की, ये और ज्यादा यहां पे नीचे आएगी, ऐसा यहां पे नजर आता है। सो नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो 57.26% पे ये नंबर है। लास्ट ईयर इट वाज एट 60.21%। इट मींस इट इज ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड, ये भी हमने यहां पे समझना होगा। सो ओवरऑल इंडस्ट्री का आउटलुक बहुत ही बढ़िया है, बट प्रॉब्लम इज विद द
एक्सपेंस रेशियो, चार्जिंग कैपेसिटी, तो ये हमने यहाँ पे समझना होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं, नए लोग बहुत ज्वाइन हुए हैं, नवनीत बुनोद साहब हो या फिर पीयूष सुराना जी हो या फिर नवजाद सिरवाला जी हो, तो ये सारे एमडी एंड सीईओ सीएफओ जो है ये नए ज्वाइनीज हैं। 7.36 करोड़ रुपीस का रेम्यूनरेशन मिस्टर नवनीत बुनोद को है, जो डिटेल्स वहां पे अवेलेबल है। टोटल रेम्यूनरेशन जो है वो 61.96 करोड़ रुपीस का रहा है, या जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है फॉर FY22। सैलरी ग्रोथ ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल हैज ग्रोन बाय 9.72% ईयर ऑन ईयर, एंड बट नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो रही है वो 5.08% की है। आई थिंक ऐसा कुछ अलग नहीं है। 33% एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव्स इन मैनेजमेंट आर विमेन, 50% ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। सो यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया। ओवरऑल रिम्यूनरेशन मतलब तो ये नए लोगों को जो ज्वाइन हुए वहां पे डेफिनेटली ज्यादा था, बट आई थिंक नई पोजीशंस भी यहाँ पे ऐड होती हुई हमने देखी भी है। ऑडिटर्स रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज ड्यूली कंस्टिट्यूटेड विथ प्रॉपर बैलेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर आर एडिक्वेट सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन द कंपनी विद द साइज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी टू मॉनिटर एंड इंश्योर कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस। मोटा मोटा अगर ऑडिटर्स रिपोर्ट्स की आप बात करोगे तो यहाँ पे ऐसा कोई हाईलाइट नहीं हुआ है। सो ओवरऑल it is good, मतलब the remarks are good, so that's the gist I would like to convey over here. So I hope friends कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। I know कि थोड़ा डिटेल्ड है, बट एनुअल रिपोर्ट्स को ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में ही हम एनालाइज कर सकते हैं। फिर भी मैंने पेस ज़्यादा रखने की कोशिश यहाँ पे की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।